Hello student, good morning all of you. Welcome the online platform of विश्वास स्कूल बुन्ना। +1 पॉलिटिकल साइंस का कार्यपालिका का लेसन हम पढ़ रहे थे और कार्यपालिका में हमने पढ़ा था कि भारत में संसदीय प्रकार की कार्यपालिका है, यानी कि संसद से सरकार का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका हो सकती है। अध्यक्षात्मक हो सकती है, अर्धअध्यक्षात्मक हो सकती है। एक और स्थायी कार्यपालिका का प्रकार है जो ज़्यादा कदा हमें सुनने को मिलता है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण प्रारूप है भारतीय लोकतंत्र का, जिसमें स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही को कहा जाता है। ये नौकरशाही का क्या मतलब है स्टूडेंट? स्थायी कार्यपालिका का मतलब है कि सरकार जो निर्णय लेती है उन निर्णयों को लागू करने वाले कौन होते हैं, या जो व्यक्ति, जो अधिकारी इन निर्णयों को लागू करते हैं वो कार्यपालिका में आते हैं, स्थायी कार्यपालिका। अब स्थायी कार्यपालिका नाम से स्पष्ट है कि इनका कार्यकाल स्थायी होता है। तो क्या सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, क्या वो स्थायी होते हैं? अगर वो स्थायी होते हैं तो फिर इलेक्शन 5 साल बाद क्यों होते हैं? सरकारें बदल क्यों जाती? तो सरकारें बदल जाती है, इसका मतलब हमारी कार्यपालिका जो राजनीतिक है वो स्थायी नहीं है। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, स्थायी कर्मचारी जो सरकार की नीतियों को लागू करते हैं, उन्हें नौकरशाही कहा जाता है। मंत्रियों के निर्णयों को कौन लागू करता है? शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे में सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहा जाता है। प्रशासनिक काम जो किए जाते हैं आईएएस अधिकारियों के द्वारा, आईपीएस और अन्य अधिकारी जो हैं, वो सरकार के निर्णयों में शामिल नहीं होते। सरकार को कानून बनाने होते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने का काम इन अधिकारियों का होता है और इन्हें नौकरशाही कहा जाता है, स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। इसीलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में अपना कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों को सहयोग करते हैं। मंत्रियों का सहयोग करते हैं नीतियों को बनाने में और लागू करते हैं पूरी तरह से मंत्रियों के द्वारा बनाई गई नीति। यानी कि सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को जो अधिकारी लागू करते हैं उन्हें हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इनका प्रशासन और नियंत्रण, देखरेख सरकार के प्रभारी जो मंत्री होते हैं वही करते हैं। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है, या मंत्री की जिम्मेवारी है कि वह प्रशासनिक पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण बना रहे, इसके लिए विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। भारत में एक दक्ष मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। संसद जो है वो इन अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है सरकार के माध्यम से। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक रूप से तटस्थ हों। जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी सरकार का पक्ष ना लें, तटस्थ रह करके काम करें। सरकारें बदलती रहती है, अधिकारियों को तटस्थ रहना होता है, अपने स्थान पर कायम रहना होता है और उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करना होता है। इसका अर्थ हो जाता है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। राजनीतिक दृष्टिकोण चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो किसी पार्टी का, उसमें प्रशासनिक अधिकारी उस पर विचार नहीं करेंगे। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव हार जाए या नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां बना ले। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी को जिम्मेवारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने और लागू करने में मदद करे। नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए सरकार को स्वतंत्र रहना चाहिए इन अधिकारियों से
और इन अधिकारियों को तटस्थ रह करके काम करना चाहिए। ऐसी अपेक्षा नौकरशाही से की जाती है, ये उसका कर्तव्य भी। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकारी कर्मचारी, लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी शामिल होते हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। अब वो जानते थे कि राजनीतिक रूप से जो मशीनरी है, दक्ष मशीनरी, जिनको आईएएस आईपीएस कहा जाता है, उनका महत्व उन्हें पता था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के समय से ही ये अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव योग्यता के आधार पर चयन करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया के लिए संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। हमारे संविधान निर्माता ये भी चाहते थे कि जो भर्ती अधिकारियों की जाती है वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया और संघ लोक सेवा आयोग योग्यता के आधार पर उन प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करता है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं वो निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है। दक्षता और योग्यता, ये दोनों चीजें ध्यान में रखी जाती है जब भी भर्ती की जाती है विभिन्न प्रकार के आयोगों द्वारा, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो संघीय लोक सेवा आयोग। लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों पद मिले, संविधान के अन्य वर्ग जो हैं वो उन नौकरशाही सेवाओं में मौका उनको मिल सके। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया है। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि देश में जितने भी समूह हैं उनका प्रतिनिधित्व इसमें होगा नौकरशाही, ताकि सामाजिक असमानताएं सिविल सेवा भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सके। किसी भी प्रकार की सामाजिक असमानता ना हो, ऐसा इसमें किया जाता है। भर्ती में संघ लोक सेवा आयोग इस बात का ध्यान रखता है। तो ये थी आपकी नौकरशाही या स्थायी कार्यपालिका, जो कि सरकार के कार्यों को लागू करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नौकरशाही काम करती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।